नमस्ते विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक का नाम है पार्षद सीमा नियम। ये बीकॉम सेकेंड ईयर में बुक चलती है, कंपनी अधिनियम एवं सचिवन पद्धति, ये उसका टॉपिक है। पार्षद सीमा नियम क्या होता है, ये क्यों बनाना आवश्यक है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें किस किस को हम सम्मिलित करेंगे, इसके हम संक्षिप्त जानकारी आज प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, वीडियो है, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम हर पार्ट को छोटा छोटा बनाएंगे। और इसमें आपको आज जो है पार्षद सीमा नियम क्या होता है, इसमें किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है और इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आज इतना पढ़ेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। हम पहले पार्षद सीमा नियम को समझ लेते हैं। देखेंगे एक बार क्या लिखा हुआ है। पार्षद अर्थात जो भी कंपनी में जो भी काम करने वाले व्यक्ति होंगे, जो पूरी कंपनी होगी, उनके जितने भी पार्षद होंगे वो प्लस सीमा और नियम, अर्थात कंपनी में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होंगे, अधिकारी होंगे, उनकी सीमा क्या है कार्य की और उसके नियम क्या है। तो इस प्रकार के प्रलेख होता है। उस प्रलेख में लिखा हुआ होता है, किसी भी कंपनी जो होती है वे प्रलेख तैयार करती है। उस प्रलेख के अंदर लिखा हुआ होता है कि कंपनी की सीमाएं क्या है, कंपनी कौन सा कार्य करने वाली है, कंपनी के सदस्य के दायित्व क्या क्या होंगे, कंपनी किस टाइप का कार्य करेगी, अर्थात तो सर्विस सेक्टर वाला काम करेगी या वस्तुओं का प्रोडक्शन करेगी। ठीक है विद्यार्थियों, कंपनी का क्षेत्र क्या होगा, क्या एक जिले में काम करेगी या एक क्षेत्र में अर्थात पूरे राजस्थान में काम करेगी, एक राज्य में काम करेगी, या फिर संपूर्ण भारत में काम करेगी, या भारत से बाहर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करेगी। इस प्रकार की पूरी जानकारी प्रदान करने वाला जो एक प्रलेख जो होता है, जो किसी कंपनी को विभिन्न प्रकार की सीमाओं में, उसके अधिकारों में बांध देता है तथा उसको कुछ अधिकार भी प्रदान करता है, कुछ शक्तियाँ भी प्रदान करता है। तो वो जो प्रलेख होगा, वही प्रलेख जो होगा उसे हम पार्षद सीमा नियम कहते हैं। जैसे कि हमारा जो कानून जो है, हमारा कानून एक पुस्तक पे टिका हुआ है, उस पुस्तक को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। हमारा संपूर्ण कानून जो है संविधान पे टिका हुआ है। उसी प्रकार से कंपनी जो होती है, उसके जितने भी नियम कानून कायदे जो हैं वो पार्षद सीमा नियम पर टिके हुए हैं। अर्थात पार्षद सीमा नियम जो है व्यक्तियों के अनुमोदन करने की क्षमता को बताता है, संचालकों के अधिकारों को बताता है, वहाँ काम करने वाले व्यक्तियों की शक्तियों के बारे में बताता है। तो इस जब प्रलेख होगा जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा, पूरे नियम लिखे हुए होंगे, पूरे कायदे लिखे हुए होंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी पूर्ण जानकारी होगी। तो ऐसा जो जानकारी प्रदान करने वाले जो प्रलेख जो होंगे उसे हम पार्षद सीमा नियम कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, एक बात को नोट कर लेना, ये सभी प्रकार की कंपनियों को बनाना जरूरी है। क्यों बनाना जरूरी है विद्यार्थियों, कई बार अगर दो सदस्य कंपनी में हुए और दोनों की मनोस्थितियाँ, मन के विचार अलग अलग हुए, तो दोनों में अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस समय पार्षद सीमा नियम जो होता है, प्रलेख जो होता है, उसको निकाल लिया जाता है, उसमें देख लिया जाता है, उसको पढ़ लिया जाता है, उसको समझ लिया जाता है, जिससे क्लियर हो जाता है कि इन दोनों सदस्यों को मिलकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अर्थात ये आपसी विवाद जो होते हैं उनको भी समाप्त कर देता है, क्योंकि उसमें कानून नियम वगैरह सब लिखे हुए हैं किसी कंपनी के बारे में। इसलिए पार्षद सीमा नियम जो होता है एक प्रकार का किसी भी कंपनी का अधिकार पत्र होता है। क्या होता है विद्यार्थियों, अधिकार पत्र होता है। उसमें कंपनी के सारे अधिकार, सारे दायित्व, सारी शक्तियाँ, सब कुछ लिखा होता है, सारी सीमाएं लिखी हुई होती है। तो चलिए आज हम अपनी इस परिभाषा की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक बड़ा हो जाएगा बड़ा। देखेंगे न्यायमूर्ति चार्ल्स वर्थ है, चार्ल्स वर्थ जी ने कहा है, उन्होंने क्या कहा है देखेंगे एक बार। मैं पूरी परिभाषा पढ़ता हूँ, बीच में रुकूंगा नहीं ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझ सकें। पार्षद सीमा नियम कंपनी का अधिकार पत्र है जो उसकी शक्तियों की, किसकी शक्तियाँ, कंपनी की शक्तियाँ, जो उसकी शक्तियों की
सीमाओं को परिभाषित करता है। अर्थात बात वही है कि पार्षद सीमा नियम जो है एक प्रकार का क्या है विद्यार्थियों, अधिकार पत्र है जो कंपनी को अधिकार प्रदान करता है। अधिकार प्रदान करने के साथ साथ में ये कंपनी को क्या प्रदान करता है, जो कंपनी की शक्तियाँ होती है, कंपनी की सीमाएं जो होती है कि कंपनी के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं कार्य के क्षेत्र में, अनुबंध के क्षेत्र में या अन्य किसी भी क्षेत्र में, और कंपनी की सीमाएं क्या होती है उनको परिभाषित करती है। अर्थात उनकी पूर्ण व्याख्या करती है कि आपको किस प्रकार के अनुबंध करने हैं, किस प्रकार के कार्य करने हैं, किस प्रकार की शक्तियाँ आपके पास अवेलेबल है। इस प्रकार जो प्रलेख होगा वो प्रलेख ही क्या कहलाएगा, पार्षद सीमा नियम प्रलेख कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब बात आती है कि पार्षद सीमा नियम में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। पार्षद सीमा नियम में किन किन चीज़ों को हम सम्मिलित करेंगे, तो एक बार एक छोटे रूप में देख लेते हैं। तो हमने इसके बारे में यहाँ पे लिखा है, विद्यार्थियों को लिखा है कि पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु होगी, विषय वस्तु जो होगी वो क्या होगी, ये हम विस्तृत रूप से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे केवल छोटा पढ़ रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि पार्षद सीमा नियम में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, देखेंगे एक बार क्या क्या सम्मिलित करेंगे पार्षद सीमा नियम में। पहला होगा इसमें नामखंड। नामखंड का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी कंपनी का निर्माण कर रहे हो तो कंपनी का नाम क्या होना चाहिए। कई बार क्या होता है छोटा सा डिफरेंट जो होता है वो भी कंपनी के लिए नुकसानदायक हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा आदर्श विद्या मंदिर और न्यू आदर्श विद्या मंदिर, न्यू लगते ही स्कूल ही चेंज हो गई है। तो इस प्रकार से संस्थानों का चेंज हो जाना, इस छोटा सा पॉइंट भी जो है उसकी उद्देश्य और व्याख्या को चेंज कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अगर दो व्यक्तियों के बीच में या दो सदस्यों के बीच में या कंपनी के सदस्यों के बीच में किसी प्रकार का नाम को लेके कोई कंफ्यूजन हो जाता है तो पार्षद सीमा नियम हम निकालेंगे, उसमें देख लेंगे कंपनी का पूर्ण नाम क्या है। तो इस प्रकार से पार्षद सीमा नियम के अंदर कंपनी का नाम जो होगा वो लिखना आवश्यक होता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। दूसरा इसमें पंजीकृत कार्यालय खंड। पंजीकृत कार्यालय खंड का मतलब ये होता है आप जिस जगह अपनी कंपनी का हेड ऑफिस बना रहे हो, जहाँ पर आप ये लिख रहे हो कि हमारी कंपनी का हेड ऑफिस यहाँ पर है और यहीं से हम अपने विश्व में या अपने जिस प्रकार की कंपनियों बना रहे हो आप, सभी कंपनियों को या सभी प्रकार के ब्रांचेज को हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे। उसका पता, उसका नाम पता जो भी है जगह का, किस राज्य में स्थित है, किस जिले में स्थित है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, पूरा पूरा हमें पार्षद सीमा नियम में लिखना होता है। वो कौन से खंड में लिखेंगे विद्यार्थियों, हम पंजीकृत कार्यालय खंड में लिखेंगे। तीसरा विद्यार्थियों उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब ये होता है कि कंपनी किस प्रकार का व्यापार करना चाह रही है, कंपनी का उद्देश्य क्या है। क्या कंपनी का उद्देश्य सर्विस देना है, क्या कंपनी का उद्देश्य कमीशन पे काम करना है, क्या कंपनी का उद्देश्य जो प्रोडक्शन करना है, क्या कंपनी का उद्देश्य क्या अन्य कोई है। तो यहाँ पे लिखना पड़ता है कि कंपनी का वास्तव में उद्देश्य क्या है। कई बार कंपनी अपने उद्देश्य से भटक जाती है, तो जब कंपनी अपने उद्देश्य से भटक जाती है तो विभिन्न लोगों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है। उस विवाद को क्लियर करने के लिए, सदस्यों के विवादों को क्लियर करने के लिए, कानून के द्वारा सही रास्ता दिखाए जाने के लिए हमें पार्षद सीमा नियम निकालना होता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि कंपनी का वास्तव में उद्देश्य क्या है, तो हम उद्देश्य को इसमें शामिल करते हैं। तीसरा विद्यार्थियों दायित्व खंड। दायित्व खंड के अंदर मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ, कंपनी के जो भी दायित्व होते हैं, कंपनी के सदस्यों के जो भी दायित्व होते हैं, कंपनी के अधिकारियों के जो भी दायित्व होते हैं, वो एक प्रकार से कंपनी के दायित्व के रूप में होंगे। तो कंपनी के दायित्व जो होंगे वो क्या क्या होंगे, उनको कैसे पूर्ण करना है, इसके बारे में दायित्व खंड जो होता है, अलग अलग खंड बने हुए विद्यार्थियों, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये जो खंड है उसमें खंड बटे हुए हैं, अलग अलग भाग बने हुए हैं। जैसे नाम खंड है, उसमें और ज़्यादा विस्तृत दे रखा है कि कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए, कोई सरकारी नाम नहीं होना चाहिए। जो सारे नियम लिखे हुए हैं जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं, आज उनके लिखना पड़ रहा है कि क्या क्या सम्मिलित करेंगे इनमें। ठीक है विद्यार्थियों, तो दायित्व खंड में कंपनी के दायित्व के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आता पूंजी खंड। पूंजी खंड के अंदर लिखा हुआ आता है कि कंपनी की पूंजी कितनी रहेगी, वो कितने रुपए से उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी कितनी पूंजी रखेगी, कम से कम कितनी पूंजी है। तो पूंजी का पूरा विवरण जो होगा इसमें होगा, पूंजी खंड में लिखा हुआ होगा। उसी प्रकार से अभिदाता खंड। अब आता है अभिदाता। कंपनी के बहुत सारे अभिदाता रहते हैं,
अंशधारी रहते हैं, जो कंपनी को ऋण देते हैं, ऋण पत्रधारी वगैरह सब रहते हैं, कंपनी के सदस्य होते हैं। तो उन सबके अधिकार क्या क्या हैं, उन अधिकारों की डिटेल जो होगी अभिदाता खंड में देखने को मिलेगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये चीजें हमने पढ़ ली है कि पारदर्शी सीमा नियम क्या होता है। तो पारदर्शी सीमा नियम में किन किन चीजों को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं विद्यार्थियों, पारदर्शी सीमा नियम की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि पारदर्शी सीमा नियम की विशेषताएं क्या होती है। तो देखो, इसकी पहली विशेषता होगी ये आधारभूत प्रलेख। ये हमने पहले पढ़ लिया है कि कंपनी का आधारभूत प्रलेख होता है, क्योंकि कंपनी को क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, कौन सी सीमाएं हैं, वो क्या क्या कार्य कर सकती है, उसका उद्देश्य क्या है ना, वो कैसे अनुबंध कर सकती है, ये सब कुछ इसमें लिखा होता है। इसलिए कंपनी का एक आधारभूत प्रलेख माना जाता है। दूसरा विद्यार्थियों, सभी को बनाना अनिवार्य है, अर्थात ये जो पारदर्शी नियम जो होगा वो प्रत्येक कंपनी को बनाना चाहिए, वो किसी भी प्रकार की कंपनी होगी। अगर वो किसी भी प्रकार की कंपनी होगी तो प्रत्येक कंपनी को ये पारदर्शी सीमा नियम जो होता है वो बनाना अनिवार्य होता है, ताकि किसी एक व्यक्ति कंपनी का जो स्वामी होता है, एक सदस्य होता है, उसकी मृत्यु हो जाए तो नया कोई व्यक्ति अगर वहाँ पर सदस्य बनता है उसको पता तो होना चाहिए कि कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी किस प्रकार का काम करती है, कंपनी की सीमाएं क्या है, कंपनी के अनुमति करने की क्षमताएं क्या है, तो पारदर्शी सीमा नियम से पता चलेगी। इसलिए सभी प्रकार की कंपनियां जो होती है उनको बनाना अनिवार्य होता है। तीसरा विद्यार्थियों, मौलिक रूप से तैयार होना, अर्थात ये किसी दूसरे कंपनी का कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे बनाना है, लेकिन आपको मौलिक रूप से स्वयं को तैयार करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी की स्थिति क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी का पंजीकरण कार्यालय जो जहाँ पर आप पूरी कंपनी को ब्रांचेज को कंट्रोल करेंगे, उसका एड्रेस क्या है, सदस्य के नियम क्या है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती है। तो आपको अपनी कंपनी के दायरे में मौलिक रूप से आपको तैयार करना होगा। चौथा है विद्यार्थियों, उद्देश्य समावेशित। जब कंपनी का समावेलन हो जाता है, और या हम ये कह सकते हैं कि पारदर्शी सीमा नियम का समावेलन हो जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि कंपनी के उद्देश्य का भी समावेलन हो गया। समावेलन का मतलब पंजीकरण होना। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये मान लिया जाता है कि कंपनी का जो समावेलन जो पंजीकरण है, उस सीमा नियम के पंजीकरण होते ही हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी के जो पारदर्शी सीमा नियम जो है उस उद्देश्यों का भी समावेलन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अधिकार, सीमाएं, शक्तियों का निर्धारण, अर्थात अगर आपने पारदर्शी सीमा नियम बना लिया है तो कंपनी के पास कौन कौन से अधिकार रहेंगे, कंपनी की क्या क्या सीमाएं रहेगी, कंपनी के पास कौन कौन सी शक्तियां रहेगी, इन सब का निर्धारण हो जाता है। अर्थात आगे जाकर किसी प्रकार का विवाद अगर उत्पन्न हो जाता है तो हमारे उसके अधिकार क्या हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, वो पहले उस चार्टर में लिखी हुई है, जिसे हम पारदर्शी सीमा नियम कहते हैं, उसमें पहले से लिखी हुई होती है। हम उसको निकाल कर विवादों का समाधान कर सकते हैं। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, सदस्यों के नाम, पते व विवरण। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है विद्यार्थियों कि आपकी कंपनी में सदस्य कौन कौन से हैं, कितने सदस्य हैं, उनके नाम क्या है, उनके पते क्या है। एक कंपनी को चलाने के लिए, काम करने के लिए सदस्य तो होने चाहिए ना। उन सदस्यों का पूरा विवरण जो होगा वो पारदर्शी सीमा नियम में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में देखते हैं विद्यार्थियों, सीमा नियम का पंजीयन मतलब कंपनी का पंजीयन। ये कह रहे हैं जब आपने कंपनी अधिनियम के अनुसार अगर पारदर्शी सीमा नियम का आपने पंजीकरण करवा लिया है और गवर्नमेंट ने या रजिस्ट्रार ने उसका पंजीकरण कर दिया है, तो ये मान के चलना विद्यार्थियों कि आपकी कंपनी का पंजीकरण भी हो गया है। क्योंकि है जो सारा मैटर जो होता है, पूरे नियम कानून कायदे जो भी लिखे हुए होते हैं पारदर्शी सीमा नियम में लिखे हुए होते हैं। अगर इसका समावेलन हो जाता है, इनका पंजीकरण हो जाता है विद्यार्थियों, तो आप ये मान के चलना कि हमारी कंपनी का जो है पंजीकरण हो गया, अर्थात हमारी कंपनी जो है अब अस्तित्व में आ गई है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे हमारे पास देखने को जो मिलता है मुझे है विद्यार्थियों कार्य क्षेत्र का निर्धारण। कार्य क्षेत्र का निर्धारण का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? कार्य क्षेत्र के निर्धारण का मतलब ये होता है कि कंपनी किस प्रकार का कार्य कर रही है, उसका क्षेत्र का होगा कार्य का। वो एक जिले में काम करेगी, एक राज्य में काम करेगी, एक क्षेत्र में काम करेगी, या संपूर्ण भारत में काम करेगी,
जब विश्व के अन्य देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगी। तो उसके कार्य के क्षेत्र का निर्धारण करने वाला जो प्रलेख होगा वो प्रलेखीय पारदर्शी सीमा नियम ही कहलाएगा। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, अनुबंध का निर्धारण होना। अगर कंपनी किसी भी प्रकार का अनुबंध करती है तो वो अनुबंध उसने किया जो है वो अनुबंध किन सीमाओं में रह के करेगी, वो जो सीमाओं का जो डिटेल होगी, सीमाएं जो लिखी हुई होगी वो सीमाएं पार्षद अंतर्नियम में लिखी हुई होगी। इससे तृतीय पक्षकार जो कंपनी से किसी प्रकार का कोई अनुबंध कर रहा है उसे भी सेफ्टी होगी, उसको पता होगा कि कंपनी किस प्रकार के अनुबंध कर रही है, उसका अधिकार क्या होता है। अगला है कंपनी के सभी संचालकों को बाध्य करता है। अर्थात अगर किसी भी प्रकार के संचालक तो होते हैं, कभी कभी संचालक अपने आप को कंपनी का बहुत बड़ा अधिकारी मानने लगते हैं, हालांकि अधिकारी है वो, लेकिन वो अपने आप को कंपनी का भगवान समझने लगते हैं, वो कंपनी को अपने मन के मुताबिक चलाने लगते हैं। तो ऐसे समय अगर वो किसी प्रकार का गलत अनुबंध कर लेते हैं जो कंपनी के सदस्य तथा कंपनी के लिए हानिकारक होते हैं, ऐसी दशा के अंदर कंपनी को रोक देती है। पार्षद सीमा नियम जो है उनकी सीमाओं के डिटेल्स को बता देता है कि आपका ये अधिकार नहीं है कि आप इस प्रकार का कार्य कर सको जिससे कि कंपनी तथा कंपनी के सदस्यों को नुकसान हो। तो कंपनी के सभी संचालकों को ये बाध्य करता है, अर्थात उनको एक सीमाओं में बांध देता है, उनको सही रूप से कार्य करने के लिए मजबूर करता है, अर्थात उनको गलत काम करने से रोकता है ताकि वो अपनी सीमाओं से बाहर जाके काम ना करे जिससे कंपनी को नुकसान हो। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, परिवर्तनीय प्रलेख देखेंगे। वैसे तो इनको परिवर्तन करना हालांकि नहीं करते हैं, बहुत कम पारदर्शी सीमा नियम जो है तो बहुत कम दशाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अगर फिर भी आप उनको परिवर्तन करते हो, वैसे नहीं कर सकते, फिर भी आप परिवर्तन करना चाहते हो तो उससे कुछ नियम और शर्तें डाली गई है। उस नियम और शर्तों के अनुसार ही हम पारदर्शी सीमा नियम में किसी भी प्रकार का चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आपका जो पहला जो आपने पढ़ा कि हम राजस्थान में काम करने वाले हैं, अर्थात केवल राजस्थान में काम करेंगे, लेकिन आपका व्यापार बड़ा और आप चाहते हो कि मैं संपूर्ण इंडिया में काम करूं, तो यहाँ पर आपका पार्षद सीमा नियम में राजस्थान लिखा है और आप संपूर्ण इंडिया में काम करना चाहते हो तो छोटे मोटे आपको बिल पास कराने होंगे, अर्थात आपको साधारण सभा वगैरह लेनी होगी, उसमें आपको वोटिंग वगैरह करवानी होगी, सदस्यों को पूछना होगा, बाहर जाने वाले व्यक्तियों को बाहर जाने का मौका देना होगा अगर वो आपकी इस उद्देश्य से सहमत नहीं है तो सारा काम होने के बाद में रजिस्ट्रार के पास उनको भेजना होता है, फिर वो उसका छानबीन करता है, पंजीयन कर देता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अगर पार्षद सीमा नियम अगर आपको परिवर्तन करवाना है तो परिवर्तन भी हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए हम कैसे कहते हैं इसको कि पार्षद सीमा नियम जो होता है एक परिवर्तनीय प्रलेख होता है। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है पार्षद सीमा नियम क्या होता है, इसके बारे में मोटे मोटे रूप से हमने पढ़ा है विद्यार्थियों। अब बात आती है यहाँ पर इसकी विषय वस्तु की, तो विषय वस्तु के बारे में हम बाद में अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसमें विषय वस्तु में क्या क्या शामिल करेंगे, नाम खंड, पंजीकृत कार्यालय खंड, उद्देश्य खंड, दायित्व खंड, पूंजी खंड एवं अभिदाता खंड। ये 6 प्रकार के खंड इसमें दिए हुए हैं। ये 6 के 6 प्रकार के खंड जो है हम अपने अगले वीडियो के अंदर जितना हम पढ़ा सकते हैं उतना हम पढ़ लेंगे। विद्यार्थी एक बार ध्यान रखना, एक बार हम इन खंडों को पढ़ने से पहले एक बार इसको अच्छी तरह पढ़ लें और समझ लें। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने दिखाई देती है, आपको लगता है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।